प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज, इंटरनल ग्लैंडुलर टिश्यू, स्थायी ऊतक, आंतरिक ग्रंथिल ऊतक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रंथिल ऊतक या ग्लैंडुलर टिश्यू होता क्या है। तो पादपों के अंदर पाया जाने वाला ऐसा ऊतक जो ग्रंथियों के रूप में या जो ग्लैंड्स की फॉर्म में जो टिश्यू विभिन्न पदार्थों का स्त्रावन करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका सिक्रीशन करता है, क्या कहलाता है? ग्रंथिल ऊतक या ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाता है। अब प्लांट्स के अंदर या पौधों में ये जो ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, बाह्य ग्रंथियां या एक्सटर्नल ग्लैंड्स, और दूसरी हैं आंतरिक ग्रंथियां या इंटरनल ग्लैंड्स। इस लेक्चर में हम आंतरिक ग्रंथियां या इंटरनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक ग्रंथियों की बात करें तो ये जो ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं ये पादप अंगों के ऊतकों के अंदर पाई जाती हैं, है ना। जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के अंदर ये ग्रंथियां या ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनको फिर फर्दर आगे 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। लाइसिजिनस टिश्यू, शाइजोजिनस टिश्यू, जलरंध्र जिसको हाइडेथोड भी बोलते हैं, और लेटिसिफेरस टिश्यू। सबसे पहले लाइसिजिनस टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और कोशिकाएं नष्ट हो गई, सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, और उस जगह पर या उस स्थान पर एक कैविटी बन जाती है या एक गुहा बन जाती है। तो इस प्रकार का जो टिश्यू है या ऊतक है वो क्या कहलाता है? लाइसिजिनस टिश्यू कहलाता है। और जो गुहा बनी है या कैविटी बनी है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसिजिनस कैविटी। इस प्रकार का जो टिश्यू है वो हमें देखने को मिलता है मक्का या मेज के अंदर। तो मक्का में जो वास्कुलर बंडल्स या संवहन पूल होते हैं उनमें ये लाइसिजिनस टिश्यू पाया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक वास्कुलर बंडल है मक्का के अंदर। तो इसमें मेटाजाइलम दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ एक प्रोटोजाइलम दिया हुआ है। मक्का के अंदर पहले क्या होता है, जो जाइलम है वो वाई शेप्ड होता है, यानी एक प्रोटोजाइलम तो यहाँ पर है, एक प्रोटोजाइलम यहाँ पर और होता है। तो इस प्रकार जो जाइलम है वो वाई शेप का होता है। अब होता क्या है कि सबसे नीचे की तरफ जो प्रोटोजाइलम है उसकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर एक गुहा या कैविटी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसिजिनस कैविटी, और इस टिश्यू को लाइसिजिनस टिश्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शाइजोजिनस टिश्यू। तो इसमें क्या है, जो ऊतक की कोशिकाएं हैं या टिश्यू की सेल्स हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है भाई, एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, यानी कि सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे से, और इसकी जगह पर होता क्या है, एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। सेल्स के दूर दूर होने से, कोशिकाओं के अलग अलग होने से एक गुहा या कैविटी बन जाती है। तो इस प्रकार का जो टिश्यू है उसको शाइजोजिनस टिश्यू कहा जाता है, और जो कैविटी बनी है सेल्स के सेपरेशन से या कोशिकाओं के पृथक्करण से, उस कैविटी या गुहा को शाइजोजिनस कैविटी कहा जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो चुकी हैं और एक कैविटी या गुहा बन चुकी है जिसको शाइजोजिनस कैविटी कहा जाता है। अब ये जो शाइजोजिनस टिश्यू है ये कई प्रकार के प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने। तो उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा रेजिन डक्ट्स। ये जो डक्ट्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? पाइनस और हेलियंथस के तने के अंदर या स्टेम के अंदर पाई जाती हैं। पाइनस क्या है भी, एक तरह का जिम्नोस्पर्म है या अनावर्त बीजी पौधा है, और हेलियंथस जो है इसको सूरजमुखी भी बोल देते हैं, ये एक आवर्तबीजी पौधा है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं। तो इनके स्टेम या तने के अंदर अगर अपने अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें ये रेजिन डक्ट्स जो हैं ये इनके वलकुट के अंदर या कॉर्टेक्स के अंदर दिखाई देती हैं। दूसरे हैं ऑस्मोफोर्स। ये ऑस्मोफोर्स जो हैं वो एक फैमिली या कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं जिसका नाम है अम्बेलिफेरी या एपीएससी। अब ये ऑस्मोफोर्स क्या होते हैं भी, अगर शाइजोजिनस टिश्यू जो है वो इसेंशियल ऑयल्स का सिक्रेशन करता है या आवश्यक तेलों का स्त्रावण करता है, तो इस प्रकार का शाइजोजिनस टिश्यू जो है उसको विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ऑस्मोफोर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोफोर
जो है वो अम्बेलिफेरी या एपीएससी जो फैमिली है या कुल है, इसके अंदर जितने भी सदस्य या मेंबर्स आते हैं उन सभी में ये ऑस्मोफोर्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब अम्बेलिफेरी के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, सौंफ, जीरा, है ना, धनिया, तो ये सब किस में आते हैं? ये जितने भी मसाले हैं, इसलिए इनको मसाले वाली फैमिली भी बोलते हैं। तो मसाले जो हैं जितने भी आप लोग यूज़ करते हो घरों के अंदर, वो अम्बेलिफेरी या एपीएससी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं या स्कूल के जो सदस्य होते हैं वो करते क्या हैं? वाष्पशील व सुगंधित तेलों का स्त्रावण करते हैं। आपने देखा होगा मसाले जो होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है, जैसे सौंफ से अलग सुगंध आएगी, जीरे की सुगंध अलग होगी, धनिया की सुगंध अलग होगी, है ना। तो ये किसकी वजह से होती है? तेलों की वजह से या ऑयल्स की वजह से होती है। और ये तेल तेल कैसे होते हैं भाई? वाष्पशील होते हैं यानी कि वोलाटाइल होते हैं, और साथ में सुगंधित होते हैं यानी फ्रेग्रेंट होते हैं। ठीक है। तो इन ऑयल्स का ये सिक्रेशन करते हैं, और इनका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? खाने के लिए यानी कि एडिबल फूड के फॉर्म में, और दूसरा औषधि के रूप में यानी कि मेडिसिनल इनका जो यूज़ है वो किया जाता है। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, आपने सौंफ या जीरा जो है उसका फल देखा होगा, है ना। उसका जो फल होता है उसके बाहर की तरफ आपको रेखाएं दिखाई देंगी, है ना, लाइंस होती हैं 8 या 10 या कम में होती हैं ज़्यादातर। कितनी होती हैं? 5 या 6 लाइंस जो हैं या रेखाएं जो हैं वो आपको दिखाई देती हैं। ये जो रेखाएं हैं यही वास्तव में क्या होती हैं? शाइजोजिनस कैविटीज़ होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, हींग। हींग जो है ये भी इसी फैमिली यानी एपियसी या अम्बेलिफेरी कुल का ही सदस्य है। हींग जो है इसका बॉटनिकल नेम क्या है अभी? फेरुला असॉफिटिडा बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या करते हैं अभी? पाचक चूर्ण में मिलाया जाता है। ठीक है। जो डाइजेस्टिव चूर्ण आते हैं हम लोग खाते हैं फूड के खाने के बाद, तो उसके अंदर हींग को मिलाया जाता है। इसके अलावा हम लोग हींग जो है घरों के अंदर हमारे गाय भैंस पशु होते हैं उनको भी हाजमे के लिए हम लोग हींग जो है वो देते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक फैमिली या कुल और है जिसका नाम है रोटेसी, है ना। रोटेसी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा संतरा, मौसमी, माल्टा, है ना, किन्नू या नींबू। तो ये जितने भी हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं रोटेसी फैमिली के अंदर। तो इनके सदस्यों में भी ये जो ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं ये पाई जाती हैं, यानी कि शाइजोजिनस टिश्यू जो है वो उपस्थित होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है भाई जलरंध्र या हाइडेथोड। तो हाइडेथोड करता क्या है वास्तव में? ये उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है? एक्सक्रीशन का होता है। और ये सभी पौधों में नहीं पाया जाता है, ये केवल कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। तो केवल कुछ पौधों में ही ये पाया जाता है। अब ये पौधे में कहाँ पर उपस्थित होते हैं? तो ये पर्ण के अंदर, है ना, जो लीफ होती है पौधों की, उसमें जो किनारे होते हैं, पर्ण के जो किनारे होते हैं या लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं उन पर शिराओं के शीर्ष पर, यानी कि जो वेन्स होती हैं, वेन्स की एंडिंग पर जो हाइडेथोड या जलरंध्र है वो पाया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि हाइडेथोड जो है वो अनकंट्रोल्ड पोर्स होते हैं, यानी अनियंत्रित छिद्र होते हैं। ठीक है। इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी ना तो इनको बंद किया जा सकता है ना ही इनको खोला जा सकता है। मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, या जो पौधा है इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि ऑलवेज ये ओपन कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो हमेशा खुले रहेंगे, चाहे वो दिन का समय हो चाहे वो रात का समय हो। इस डायग्राम में देख सकते हो आप स्ट्रक्चर ऑफ हाइडेथोड। तो इसमें होता क्या है अभी? सबसे ऊपर की तरफ इसमें गार्ड सेल्स होती हैं जिनको द्वार कोशिकाएं भी बोलती हैं। ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये हमेशा इनएक्टिव होती हैं, यानी निष्क्रिय होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये मृत होती हैं। तो इसका मतलब ये रंध्र को के खुलने या बंद होने को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। ठीक है। और जो पोर लाइक या छिद्र लाइक संरचना दिखाई देती है उसको बोल देते हैं वाटर स्टोमा। ठीक है। अब इस वाटर स्टोमा के या इन द्वार कोशिकाओं के ठीक नीचे की तरफ एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको बोल देते हैं एपिथैम। तो वाटर स्टोमा और एपिथैम इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं भी? हाइडेथोड बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक वेन का, या हम कह सकते हैं कि एक शिरा का लंबवत काट है या लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन है। ठीक है। तो ये हो गई वेन, है ना, या शिरा। और यानी एपिथैम के बिल्कुल नीचे की तरफ वेन या शिरा जो है वो उपस्थित होती है। तो ये है भी स्ट्रक्चर ऑफ हाइडेथोड या जलरंध्र की संरचना।
अब एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसका नाम आपने सुना होगा बिंदु स्त्राव, या इसको बोल देते हैं गट्टेशन। तो गट्टेशन जो है वो जल रंध्र के माध्यम से ही होता है, यानी कि हाइडेथोड के माध्यम से ही जो बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है। अब तक अगर अपने बात करें तो 365 प्लांट्स ऐसे हैं या 365 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर बिंदु स्त्राव यानी कि गट्टेशन की प्रक्रिया को देखा गया है। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे गार्डन नेस्टर्शियम। ठीक है, इसको डायग्राम से हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ग्रासेस जितनी भी होती हैं, पोएसी फैमिली के अंदर जितनी भी ग्रासेस आती हैं या घास कुल के जो पौधे हैं, उन सब में बिंदु स्त्राव या गट्टेशन देखने को मिलता है। चलिए, अब ये कब होता है? तो ये होता है सर्दियों के अंदर। दिसंबर का मंथ हम लोग ले लेते हैं, तो दिसंबर के अंदर क्या होता है? सर्दी होती है, विंटर सीजन होता है, बहुत ही ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो उस टाइम पे पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो हो रहा होता है, धीमा हो रहा होता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा होता है। तो होता क्या है, रात्रि के समय, नाइट टाइम में बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया या गट्टेशन की जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो होता क्या है, अभी जो मूल दाब है यानी कि जो रूट प्रेशर है, उसकी वजह से जो वाटर है या जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। ठीक है। और ये जल कहाँ पर पहुंच जाता है? एपिथैम में पहुंच जाता है। एपिथैम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो अंतरा कोशिकीय अवकाश होते हैं या इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, उनमें से ये जो जल है वो गुजरता है। तो एपिथैम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, अभी अपने उत्सर्जी पदार्थों को यानी कि अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को इस जल के अंदर मिला देती हैं, मिक्सअप कर देती हैं, जिससे ये जो जल है या वाटर है वो कैसा हो जाता है? इम्प्योर या अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से जो गट्टेटेड वाटर है या बिंदु स्त्रावित जो जल होता है वो अशुद्ध होता है या इम्प्योर होता है। अब बिंदु स्त्राव व वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या अंतर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अभी कि गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम लोग गट्टेशन या बिंदु स्त्राव ले लेते हैं, दूसरी तरफ वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन ले लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि गट्टेशन या बिंदु स्त्राव में जो जल निकलता है वो क्या होता है? अशुद्ध होता है या इम्प्योर होता है। जबकि वाष्पोत्सर्जन में जो जल निकलता है वो हमेशा कैसा होता है? प्योर या शुद्ध होता है। बिंदु स्त्राव जो है वो कहाँ पर होता है? अभी शिराओं के शीर्ष पर होता है ना, जो वेन एंडिंग्स हैं वहां पर हमें गट्टेशन देखने को मिलता है। जबकि जो ट्रांसपिरेशन है ये पर्ण की पूर्ण सतह पर देखने को मिलता है ना। लीफ की जो कंप्लीट सरफेस है उसके ऊपर आपको ट्रांसपिरेटेड वाटर देखने को मिलेगा। तीसरा है, यह जल रंध्र के माध्यम से होता है। तो गट्टेशन या बिंदु स्त्राव हाइडेथोड या जल रंध्र के माध्यम से होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है ट्रांसपिरेशन वो 90% किसके माध्यम से होता है? रंध्रों के माध्यम से, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है। तो दिसंबर महीने के अंदर या दिसंबर माह में अगर अपने मॉर्निंग की बात करें तो सुबह 4 to 5 AM या प्रातःकाल 4 से 5 बजे वाष्पोत्सर्जित जो जल होता है यानी ट्रांसपिरेटेड जो वाटर होता है उसको हम लोग ओस के रूप में पर्ण की सतह के ऊपर देख सकते हैं। तो लीफ की सरफेस के ऊपर आप ड्यू की फॉर्म में या ओस के रूप में ट्रांसपिरेटेड वाटर या वाष्पोत्सर्जित जल को देख सकते हो। और जो बिंदु स्त्रावित जल होता है यानी कि जो गट्टेटेड वाटर होता है उसको पर्ण के किनारों पर, है ना, लीफ के मार्जिन्स पर जो शिराओं के सिरे होते हैं यानी कि वेन एंडिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर स्पष्ट रूप से आप लोग गट्टेटेड वाटर को भी देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू है वो आता है लेटिसिफेरस टिश्यू। ठीक है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये लेटेक्स का स्त्रावन करेगा। ठीक है। ये जो टिश्यू है या उत्तक है ये क्या करता है? लेटेक्स का सिक्रेशन करता है या स्त्रावन करता है, उसको हम लोग बोल देते हैं लेटिसिफेरस टिश्यू। तो लेटेक्स क्या होता है? वास्तव में ये मिल्की सब्सटेंस होता है या दूधिया पदार्थ होता है। ठीक है। अब ये जो उत्तक है इसको फर्दर आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लेटेक्स कोशिकाएं या इनको बोल देते हैं लेटेक्स सेल्स, और दूसरा है लेटेक्स वाहिकाएं या इसको बोल देते हैं लेटेक्स वेसल्स। तो सबसे पहले हम लोग लेटेक्स सेल्स या लेटेक्स कोशिकाओं की बात करेंगे। तो ये जो सेल्स या कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, यानी कि लंबी होती हैं, लंबाई इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें केंद्रकों या न्यूक्लियाई की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुकेंद्रकीय या पॉलीन्यूक्लिएटेड होती हैं। इसके अलावा ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, यानी शाखित होती हैं। तो इनकी ब्रांचेस जो हैं वो बाहर की तरफ एक दूसरे यानी चारों ओर फैली हुई रहती हैं।
लेकिन ये जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो नॉन आर्टिकुलेटेड प्रकार की होती हैं। इसका क्या मतलब है? अभी इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकुलेशन नहीं करती हैं, यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ती नहीं हैं। अगर ये आपस में जुड़ेंगी नहीं तो इसका मतलब नेटवर्क या जाल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये जाल नहीं बनाती हैं। और इस प्रकार की जो डक्ट्स हैं इनको हम लोग बोल देते हैं सिंपल लेटिसिफर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ पौधों के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यूफोर्बिया, है ना। इसके अलावा कैलोट्रोपिस, आक जिसको बोल देते हो आप आम भाषा में। इसके अलावा नेरियम, जिसको आप आम भाषा में बोलते हो कनेर। इसके अलावा फाइकस रेलिजियोसा, है ना, जिसको पीपल बोल देते हो आप। इसके अलावा विनका, विनका जो है ये एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है। तो इन कुछ प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर लेटेक्स सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे टाइप की सेल्स हैं लेटेक्स वाहिकाएं, या इसको बोल देते हैं लेटेक्स वेसल्स। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? आर्टिकुलेटेड होती हैं। इसका मतलब ये आर्टिकुलेशन करती हैं। ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं, और ये जब ये आपस में जुड़ेंगी तो ये क्या करेंगी? एक नेटवर्क या जाल का निर्माण कर देंगी। तो इस प्रकार की जो डक्ट्स हैं उनको कहा जाता है कंपाउंड लेटिसिफर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो कुछ प्लांट्स के अंदर लेटेक्स वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहला है पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का जो पौधा होता है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हिविया ब्राजीलियंसिस, ये जो हिविया ब्राजीलियंसिस है ये यूफोर्बिएसी फैमिली का मेंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे हमें रबर बनाने के रबर जो है वो रबर या बबलगम बनाने के लिए लेटेक्स जो है वो प्राप्त होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा फाइकस, जिसके अंदर फाइकस रेलिजियोसा और फाइकस बेंगालेंसिस दो मेन स्पीसीज हैं, जिसमें पीपल और बरगद बोल देते हैं जिनको। तो ये मोरेसी फैमिली का मेंबर है। इसकी फैमिली या कुल का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कैरिका पपैया यानी पपीता जो है उसके अंदर भी हमें लेटेक्स जो है वो देखने को मिलता है। तो वो लेटेक्स वेसल्स होती हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। पेपेवर सोमनीफेरम की बात कर लेते हैं। तो इसके जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो कच्चे फल होते हैं, उनसे हमें दूध या लेटेक्स प्राप्त होता है, या मिल्की लेटेक्स जो है वो प्राप्त होता है। तो हम लोग करते क्या है, अभी जो कच्चे फल होते हैं इनके, अफीम के या पेपेवर सोमनीफेरम के, उनके ऊपर ब्लेड की सहायता से हम लोग कट लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने शाम को कट लगाया तो सुबह तक क्या होगा, दूधिया पदार्थ जो है वो बाहर निकल आएगा वहां से। उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग गर्म करेंगे और साथ में हवा के संपर्क में रखेंगे। तो गर्म करने पर, हीट करने पर और साथ में एयर या वायु के संपर्क में आने पर ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो लेटेक्स होता है उसके अंदर दो मेन एल्कलॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं दो मुख्य एल्कलॉइड्स का यूज जो है वो किया जाता है औषधीय रूप से, या मेडिसिनल यूज जो है वो इनका होता है। तो कौन कौन से एल्कलॉइड्स हैं? सबसे पहला है मॉर्फिन। मॉर्फिन सबसे ज़्यादा मात्रा में लेटेक्स के अंदर पाया जाने वाला सब्सटेंस है या एल्कलॉइड है। इसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, एलए के रूप में किया जाता है। एलए क्या बोलते हैं इसको? लोकल एनेस्थेसिया, या इसको बोल देते हैं स्थानीय निश्चेतक के रूप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चोट लग गई हमें हाथ पर या पैर पर, तो वहाँ पर मान लीजिए ऑपरेशन करना है तो उसको सुन्न करना होता है वहाँ पर। तो सुन्न करने के लिए हम लोग मॉर्फिन जो है वो दी जाती है, जिससे बेहोश हो जाते हैं हम लोग, और आसानी से जो ऑपरेशन है वो किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इसको लोकल एनेस्थेसिया या स्थानीय निश्चेतक बोल देते हैं, उसके रूप में इसको यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन जो है, अगर हम इसको मॉडिफाई कर लें या रूपांतरित कर लें, ठीक है, अगर हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन बना लें तो एक और ड्रग बन जाती है जिसका नाम है हेरोइन। तो हेरोइन जो है वो एक सिंथेटिक ड्रग है या संश्लिष्ट नशीला पदार्थ है। ठीक है, जो कि इलीगल रूप से वर्ल्ड के अंदर इसको नशे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरा एल्कलॉइड है इसमें कोडीन। तो कोडीन जो एल्कलॉइड है वो मेडिसिनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग यूज़ करते हो आयोडेक्स या मूव वगैरह, है ना, तो उसके अंदर ये जो कोडीन है वो मिलाया जाता है, ताकि जो पेन है उसको कम किया जा सके। तो ये दो मेन एल्कलॉइड्स हैं जो कि पेपेवर सोमनीफेरम यानी ये फीम का जो पौधा है उसके लेटेक्स में पाए जाते हैं।
इसके अलावा एक और पौधा है हिविया ब्राजीलियंसिस। ये जो पौधा है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ब्राजील में इसका जो ओरिजिन है वो हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये जो कर्नाटक स्टेट है इंडिया का, भारत का जो कर्नाटक राज्य है, उसमें बहुतायता से ये जो प्लांट है वो उगाया जाता है। ये जो पौधा है वो 4 से 5 साल में, यानी 4 to 5 ईयर्स के अंदर ये रेडी हो जाता है या तैयार हो जाता है और फिर लेटेक्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, और कब तक लेटेक्स देता है? 30 साल तक या उससे भी अधिक समय तक, है ना, 30 ईयर्स या मोर देन 30 ईयर्स तक ये लेटेक्स जो है वो देता रहता है। ठीक है, इसके लेटेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हम लोग जो रबर, बबलगम वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो इसी पौधे के लेटेक्स से बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और प्लांट है आर्जीमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा। ये प्लांट जो है वो वाइल्ड है, जंगली है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा अपने एरिया के अंदर, ये होता है। ठीक है, इसका इसकी फैमिली कौन सी है? अभी पैपेवरेसी है। इसका जो फ्लावर है वो पीले रंग का होता है, येलो कलर का, और टर्मिनल फ्लावर होता है, एकल, है ना, शीर्ष पर, पौधे के बिल्कुल शीर्ष पर आपको एक येलो कलर का पीले रंग का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी जो है, इससे भी हमें लेटेक्स मिलता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसका लेटेक्स जो होता है वो कैसे होता है? पीले सफेद रंग का लेटेक्स होता है। इसका येलोइश व्हाइट कलर का जो लेटेक्स है वो इस प्लांट से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये थी भी इंटरनल ग्लैंड्स या आंतरिक ग्रंथियां जो कि पौधों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।